हेलो नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। साथियों मैं मालाराम चंदेला आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है साथियों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी जो सीरीज है संकट मोचक पार्ट 4 के बारे में। साथियों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, यानी कौन सा वेद है जिसमें भारतीय संगीत के बारे में बताया गया है। तो साथियों देखो यहाँ पे वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर हम क्या करते हैं कि ऋग्वेद के अंदर हम जो ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है, ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किस वेद में किया जाता है, ठीक है ना, तो ऋग्वेद में। तो ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किस वेद के अंदर किया जाता है, ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल जो है देखो आप एक शब्द याद रखना, यहाँ मसूरी शब्द दे रखा है, मसूरी, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं इसमें। टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद के अंदर है, तो 10 मंडल हैं इसके अंदर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई ऋग्वेद के अंदर जो टोटल है वो मंडलों की संख्या कितनी है, तो इसमें 10 मंडल, ठीक है। और इसके साथ साथ 10 से 28 क्या है अपने, देखो सु से सूक्त हैं, ठीक है। और जो 10 से 462 ये हैं इसमें ऋचाएँ, ठीक है। तो ऋचाएँ कितनी हैं, तो ऋचाओं देखो 10 मंडल, 10-28 क्या है इसमें सूक्त हैं, और 10-462 इसमें क्या है, ऋचाएँ हैं, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर, ठीक है साथियों। इसके बाद में देखेंगे हम इसका जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट जो मंडल है वो कौन सा है, तो इसका मंडल नंबर 3 में क्या है, गायत्री मंत्र है, क्या है, गायत्री मंत्र, ठीक है। और इसका जो उसके बाद में 8 मंडल ठीक है ना, 8 में क्या है, तो जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिल। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अपना जो 9 और 10 मंडल, 9 और 10 के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 9 के अंदर जो है वो सोमदेव का वर्णन है, किसका वर्णन है, सोमदेव का वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो अपना 10 है इसमें वर्ण व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जो चतुर्वर्ण है ना अपने, ठीक है, तो उनका इसके अंदर अध्ययन किया गया है, ठीक है ना। इसमें पुरुष सूक्त है, उसके अंदर 4 वर्णों का अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो ये था अपना ऋग्वेद। और एक चीज और याद रखना, जो ऋग्वेद है उसमें गाय को अगन्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगन्या, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद के अंदर क्या होता है, तो यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञों का वर्णन है, किसका, जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो जो यज्ञों का जो अध्ययन किया गया है, या यज्ञों का जो नियमों का या उसकी में कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसका जो वर्णन किया गया है वो कौन से में किया गया है, अपने यजुर्वेद के अंदर किया गया है, ठीक है ना। तो देखो ये यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, ये चीज ध्यान रखना, ये गद और पद दोनों के अंदर इसका वर्णन किया गया है। जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का जनक है, ठीक है ना, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, तो सामवेद है, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, तो साथियों देखो अथर्ववेद के अंदर हम देखेंगे कि जो अपना अथर्ववेद है इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, कौन कौन सी, जादू, ठीक है, जादू टोना वगैरह हैं, ठीक है, या भूत प्रेत वगैरह हैं, या अंधविश्वास जितने भी हैं, ठीक है ना, या ठीक है, इन सब का वर्णन किस में किया गया है, अथर्ववेद के अंदर किया गया है। तो ये याद रखना है हमें कि भारतीय टोटल वेद कितने हैं, तो टोटल वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें मंडल कितने हैं, 10 हैं, और सूक्त कितने हैं, 10-28 या 1028, ठीक है ना। और ऋचाएँ इसमें 10,462 या 10,462, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये शब्द है मसूरी से, तो मंडल से सूक्ते और रि से ऋचाएँ, ठीक है। उसके बाद में इसका जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, मंडल 3, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मंडल 8 में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल के नाम जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो 9 है उसमें सोमदेव का वर्णन है, 10 के अंदर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। और सामवेद पढ़ावाद में सामवेद क्या है, भारतीय संगीत का जनक है। अथर्ववेद जादू टोना और अंधविश्वास में। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो अपना ऋग्वेद है, ठीक है, इसमें जो टोटल सूक्त हैं उनमें से इंद्रदेव के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 जो टोटल ऋचाएँ हैं, ठीक है, सॉरी ऋचाओं कितनी ऋचाएँ बताई गई हैं, तो जैसे इंद्रदेव के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे।
योग दर्शन के, ठीक है ना। तो देखो यहां नाम दे रखा है, तो ये प्रवर्तक हैं। तो देखो योग दर्शन कपिल किसके थे, तो कपिल थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। किसके, सांख्य दर्शन के, ये चीज ध्यान रखना, सांख्य दर्शन, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे, ये थे अपने कपिल, ठीक है। इसके बाद में देखो जो गौतम है वो है न्याय के, गौतम किसके, न्याय दर्शन के क्या थे, प्रवर्तक थे, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो कणाद है, कणाद है वो वैशेषिक दर्शन के क्या थे, प्रतिपादक थे। और पतंजलि आप सब जानते हो किसके थे, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन थे, पतंजलि, ठीक है। तो योग दर्शक के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। इसके साथ साथ इसमें और देख लो, ठीक है। जैसे इसमें चावारक दर्शन है, चावारक दर्शन है, तो चावारक के दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, चावारकी थे, ठीक है ना। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। और एक तो जैसे पहले पूर्व मीमांसा लेंगे हम, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन था उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा कौन थे, जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी थे, ठीक है। और जो उत्तर मीमांसा है इसके बद्रायण थे। कौन थे, बद्रायण थे। ये अपना दर्शन थे। कपिल जो मुनि है सांख्य दर्शन के लिए, ठीक है। और जो गौतम है वो किसके लिए है, न्याय दर्शन के लिए। कणाद वैशेषिक दर्शन के लिए, ठीक है। और पतंजलि अपना योग दर्शन के लिए। पूर्व मीमांसा जैमिनी के लिए, और चावारक है चावारक दर्शन के लिए, और उत्तर मीमांसा के लिए बादरायण, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो देखो साथियों 1761 में, 1761 में जो हैदर अली है, हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली शासक बना था कहाँ का, मैसूर का। कब, 1761 में। 1782 में क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु होगी, ठीक है। और 1782 में हैदर अली का जो बेटा है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, ठीक है, वो वहाँ का शासक बन गया था। और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु कब होती है, 1699 में, 1699 में उसकी क्या हो जाती है, 1799 में, 1799 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना कि प्रथमांगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से और 1769 तक ये चला था, ठीक है। और द्वितीय हुआ था 80 से 84, ठीक है। और तृतीय हुआ था अपना 90 से 92, और चौथा हुआ था 1799 से 1799 में हुआ था, ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान देना आपको कि जो प्रथम है अपना उत्तर ये हो जाएगा कि भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 तक। अब इसमें ये याद रखनी है कि ये जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इस समय किसकी मृत्यु हुई थी, तो मैंने बताया हैदर अली की। किसकी मृत्यु हुई थी, हैदर अली की, ठीक है। और जो चौथा है 1799 में, इसमें किसकी मृत्यु हुई थी, टीपू सुल्तान की। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि भाई ये जो प्रथम द्वितीय और तृतीय दे रखे हैं, तो ये जो लास्ट के जो 3 युद्ध थे इस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो कौन कौन थे, ठीक है। तो दूसरे के समय कौन था, तो देखो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और इस समय कौन थे, तो इसमें कौन थे, कॉर्नवालिस कौन था, ठीक है। और जो अपना अंतिम था, ठीक है ना, इस समय थे वेलेजली, वेलेजली, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वेलेजली, ये तीनों क्या थे उस समय गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स था दूसरे के दौरान, कॉर्नवालिस तीसरे में, और वेलेजली चौथे में। 3 संधियाँ भी हुई थी साथियों, ठीक है। कितनी संधियाँ हुई थी, 3 संधि हुई थी। तो देखो 3 संधि कौन कौन सी थी, तो आप याद रखना MMS, ठीक है ना। तो ये जो देखो हमें दे रखा है एक, सबसे पहले देखो आप, जैसे हमें एक M दे रखा है, फिर उसके बाद में तो ये देखो पहले M से जो है अपना मद्रास की संधि, दूसरे M से क्या है, ठीक है। तो दूसरे M से जो है अपना वो है, दूसरे M से क्या है, तो दूसरे M से है अपना, एक M से तो मद्रास, ठीक है, दूसरे से मंगलोर, और तीसरे से क्या है अपना
श्रीरंगपट्टनम, ऐसे ऐसे श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। तो ये था साथियों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो 1767 से 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना कि भारत में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनियों में अंग्रेजों या ऐसे कहें कि अंग्रेजों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका क्रम कौन सा था, तो उसका क्रम कौन सा था। तो देखिए साथियों भारत के अंदर जो विदेशी आए, ठीक है ना, तो वो जो विदेशी हैं वो इस तरीके से याद रखना आप, एक शब्द है जैसे पेड है, ठीक है, फिर डी है, ठीक है। तो पैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, कौन आए, पुर्तगाली। उसके बाद में ई से द इंग्लिश यानी कौन, अंग्रेज, ठीक है, या इंग्लिश लोग आए। उसके बाद में जो डी दे रखा है इससे डच आए, भारत में कौन आए, डच आए। और इस डी से क्या हुआ, तो इससे जो डेनिश, इससे कौन आए, डेनिश आए, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भी भारत में जो कौन कौन आए, ठीक है ना। इसके बाद में फ्रेंच आए, ऐप से फ्रेंच, कौन आए, फ्रेंच आए साथियों, ठीक है ना। और फिर एस से स्वीडिश, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो देखो इंडिया में ये दे रखा है कि भाई ब्रिटिश का क्रम कौन सा था, तो ब्रिटिश कौन से नंबर पे आए थे, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे द्वितीय, प्रथम अपना हो जाएगा पुर्तगालियों के लिए, तृतीय किसके लिए हो जाएगा अपना, डच के लिए, और चतुर्थ अपना किसके लिए हो जाएगा, जो है डेनिश कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो देखो भारत में जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम, ठीक है। तो ये प्रथम है अपनी जो लोकसभा के क्या थे ये, तो ये अपनी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष थे ये प्रथम। तो 15 मई 1952 से, इसका कार्यकाल क्या था, 1952 से, ठीक है, 1954 तक, ठीक है। तो 15 मई और 1952 से लेकर के और 27 फरवरी 1956 तक था, ये 54 तक नहीं 56 तक था, ठीक है ना। तो जीवी मावलंकर क्या थे, भारत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे अपने, ठीक है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है या प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था। तो देखो अनंत सैनम अयंगर, अनंत सैनम अयंगर, ठीक है, ये क्या थे अपने प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष। नीलम संजीव रेड्डी ये छठी लोकसभा के अध्यक्ष थे। और मीरा कुमार, ठीक है, 15वीं लोकसभा की, कौन सी की, 15वीं लोकसभा की। और एक चीज और याद रखना कि मीरा कुमार है वो क्या थी, प्रथम थी महिलाओं में, ठीक है ना। और ओम बिड़ला जो वर्तमान में क्या हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में क्या है, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है साथियों। और ये कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान से ये चुन के आते हैं, कहाँ से, राजस्थान से, कौन सी जगह से, कोटा से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कुछ थोड़ा सा। तो जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में पूषण शब्द है ना, पूषण, ये किससे संबंधित है। तो देखो ऋग्वैदिक कालीन जितने भी देवता थे तो उनमें जो पूषण शब्द दे रखा है वो किससे संबंधित है साथियों, ठीक है। तो देखो वंशपति का देवता था ऋग्वेद में, वो क्या था, सोमदेव। कौन सा देवता, सोमदेव। तो सोमदेव क्या था, वंशपति का देवता। पशुओं का देवता, तो पशुओं के देवता कौन थे, पूषण। तो अपना उत्तर क्या होगा, पूषण क्या थे, पशुओं के देवता। तो राइट आंसर है, ठीक है। ऋग्वेद काल देवताओं में पूषण किससे संबंधित था, पशुओं से संबंधित था। आंधी तूफान का देवता कौन था, मारुत। कौन था, मारुत। और विश्व के संरक्षण और पालन करने वाले देवता कौन से थे, तो वो थे अपने विष्णु। कौन थे, विष्णु, ठीक है। तो विश्व के, या ऐसे कहें कि भाई
जो विश्व का संरक्षण या पालन करने वाला, ठीक है ना। तो देखो कौन सा देवता था वो, तो वो था अपना विष्णु, ठीक है। और उस समय जैसे प्रगति और उत्थान का देवता, प्रगति और उत्थान का देवता कौन था? प्रगति और उत्थान का देवता था उषा, ठीक है। प्रगति और उत्थान का देवता कौन था? उषा था, ठीक है। अच्छा, विपत्तियों को हरने वाला, विपत्तियों को हारने वाला कौन सा देवता था? तो आश्विन। कौन सा था? आश्विन, ठीक है साथियों। इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है कई बार कि आकाश का देवता, आकाश का देवता, तो आकाश का देवता कौन था? दो था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमें ये बताया गया है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धन विधेयक है उसका, तो देखो 110 में धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि पूछ ले जैसे 117 में क्या है, तो इसमें है वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक है? तो इसमें वित्त विधेयक का वर्णन किया है, वित्त विधेयक का वर्णन किया गया। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक अलग अलग चीज है, याद रखना। तो धन विधेयक आ जाए तो अनुच्छेद 110 और वित्त विधेयक आ जाए तो 117 पे, ठीक है ना। अनुच्छेद 262, तो ये नदी जल विवाद से संबंधित है, नदी जल विवाद से क्या है? संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 108 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें संयुक्त क्या होता है? सत्र बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि भाई इसके अंदर संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, ठीक है। किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। जब संसद में किसी कानून की जरूरत हो, संसद के अंदर जब किसी कानून की जरूरत हो और उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, कैसा? उसका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, ठीक है ना, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है और समय वगैरह और उसको स्थगन कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसके पास पावर होता है। तो ये याद रखना कि भाई अनुच्छेद जो अपना 108 है वो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, 117 अपना वित्त विधेयक से, अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से, अनुच्छेद 110 किससे है? धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो वर्तमान भूगोल का जनक कौन कहलाता है, ठीक है। तो देखो साथियों ऑप्शन दे रखा है हिक्केटियस, तो हिक्केटियस तो है भूगोल का जनक, भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक कौन है? हिक्केटियस, ठीक है। और यहां क्वेश्चन हमें कह दे रखा है कि भाई जो वर्तमान भूगोल है, वर्तमान भूगोल है उसका जनक कौन है? तो देखो वर्तमान भूगोल का जनक कौन कहलाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये क्या है? वर्तमान भूगोल के जनक। क्या है? वर्तमान भूगोल के जनक है, ठीक है साथियों। उसके बाद में हमें देखो क्वेश्चन दे रखा है जैसे इरेस्टनीज कौन था, जैसे इरेस्टनीज दे रखा है, ठीक है। तो इरेस्टनीज कौन था? तो ये व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन कहलाता है? इरेस्टनीज, ठीक है ना। और पॉलीजेनियम, ठीक है। यहाँ एक और ऑप्शन में हमें शब्द दे रखा है, जो पॉलीजेनियम है ये है साथियों भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक कहलाता है, ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है? पॉलीजेनियम, ठीक है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो देखेंगे हम, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, ठीक है। तो देखो साथियों विश्व ग्लोब का जो निर्माता है इसका राइट उत्तर होगा अपना मार्टिन बैम। विश्व ग्लोब के निर्माता, तो विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बैम, ठीक है ना, मार्टिन बैम, ठीक है। अब देखो, तो देखो विश्व ये तो होगा ग्लोब का, लेकिन अनेक्सिमेंडर को किसके हैं? तो विश्व मानचित्र के जनक, ठीक है, या विश्व
मानचित्र का निर्माण करने वाला, विश्व मानचित्र का निर्माण करने वाला कौन? अनेक्जीमेंडर, अनेक्जीमेंडर। ठीक है। उसके बाद देखो साथियों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्ट्राम्बो, यहां दे रखा है स्ट्राम्बो कौन था? स्ट्राम्बो कौन था? तो स्ट्राम्बो जो था वो भौतिक जो विश्वकोश का रचनाकार था, भौतिक भूगोल का जो विश्वकोश या विश्वकोश का रचनाकार था, कौन था? स्ट्राम्बो। मार्टिन बेह विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। ठीक है। थेन व एनेक्सीमेंडर कौन थे? थेल्स करना है यहां पे, तो थेल्स व एनेक्सीमेंडर कौन थे? तो थेल्स और एनेक्सीमेंडर कौन थे? तो ये गणितीय भूगोल के संस्थापक थे, गणितीय भूगोल के संस्थापक, गणितीय भूगोल के संस्थापक थे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो साथियों आज के क्वेश्चन अपने इतने ही थे। यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आपका अपना चैनल साथियों उसको सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार के कोई सुझाव देना चाहें आप तो कमेंट में अवश्य लिखें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।